हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग चर्चा करेंगे 12वें भाव को लेकर और इसी के साथ ये जो पूरी श्रृंखला थी भाव और भाव के अंदर ग्रह, ये कंप्लीट हो जाएगी। कुछ लोगों की जो कुंडलियां हैं उनके ऑब्जर्वेशंस देखेंगे और उसके बाद राशियों के साथ ग्रहों को लगाकर समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा एक कंसेप्ट यानी कि भाव और ग्रह समझ में आ गया। दूसरा रह जाएगा राशियों के अंदर किस तरीके से ग्रह कार्य करेंगे, जिससे कि दोनों चीज़ें आप आसानी से मिक्स करके समझ पाया करेंगे। चलिए आज इस श्रृंखला के आखिरी इस पर्टिकुलर वीडियो को समझते हैं। 12वां भाव जो होता है वो कहने के लिए तो बहुत अच्छा भाव नहीं कहा जाता, त्रिशराय भाव में से एक हो जाता है। 6, 8, 12 की बात की जाती है, लेकिन 12वां भाव कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव बन जाता है। कारण ये है कि वहाँ से ही हम अपने आप को री एनर्जाइज कर पाते हैं। इसीलिए 12th हाउस जो है कुंडली का, वो कहने के लिए भले कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से 12th हाउस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाउस है। जिस तरह से हम कहते हैं कि केंद्र त्रिकोण में ये अच्छे भाव हैं, ये बलवान है, उसी तरीके से समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं केंद्र की तो हम 10वें को सबसे प्रबल केंद्र कहते हैं। जब हम बात करते हैं त्रिकोण की तो हम त्रिकोण में 9वें को सबसे बलवान त्रिकोण कहते हैं। जब हम काम भावनाओं की बात करते हैं तो 3, 7, 11 में 11 को ज़्यादा बलवान मानते हैं। उसी तरीके से मोक्ष के लिए 4, 8 और 12 है। ऐसी स्थिति में 12वां भाव भी मोक्ष त्रिकोण के हिस्से में आने से और कहीं ना कहीं बहुत ही प्रबल, अगर काल पुरुष कुंडली से देखें तो मीन राशि वहाँ पर आती है। ऐसी स्थिति में ये अतः सागर को भी रिप्रेजेंट करने वाली राशि है। कहीं ना कहीं इसका जल तत्व है, इसका जल तत्व है और इसका जल तत्व पूरे सागर के समान। इस लिहाज से कहीं ना कहीं 12th हाउस बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है 4 और 8 को संभालने के लिए। ठीक है, जिस तरीके से लाभ आपके पराक्रम और आपके साझेदारी को प्रभावित करता है, जिस तरीके से आपका स्टेटस आपको, आपकी फैमिली को और कहीं ना कहीं आपके साझेदारी को प्रभावित करता है, ठीक बिल्कुल उसी तरह आपका 12th हाउस आपके खुशियों को, घर के अंदर की चीज़ों को, मन की स्थितियों को और कुछ हद तक आपके वैवाहिक जीवन को भी, आपकी आयु को भी प्रभावित करता ही करता है। अब यहाँ पे ग्रहों को चर्चा करने से पहले देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है, शनि को यहाँ का कारक तत्व ग्रह माना गया है। ठीक, कुंडली में शनि जो है वो 3 ही भाव के कारकों के रूप में देखा गया। पहली कंडीशन हमने देखी थी, यहाँ पे शनि को कारक माना था। दूसरी कंडीशन यहाँ पे शनि को कारक माना था और तीसरी कंडीशन यहाँ पे शनि को कारक मान रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर होता है। लाइफ के अंदर शनि का मतलब क्या है? चीज़ें देर से होना, ऐसा सोचते हैं हम, लेकिन ऐसा भी नहीं है। शनि का मतलब होता है चीज़ों में डिसिप्लिन होना। एक ही चीज़ को बार बार करना है और उसको कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के साथ करना है, उस चीज़ को कहते हैं शनि। दैट इज़ अ कूर्म अवतार। कछुआ धीरे धीरे चलता है और उसी के पीठ के ऊपर पूरा सागर मंथन हो जाता है। कभी इस तरफ जाएगा पर्वत, कभी उस तरफ जाएगा, उसी के पीठ पे पूरा सागर मंथन होगा। मतलब ये है कि चीज़ें होंगी, कंटिन्यूस होंगी और डिसिप्लिन वे में होंगी, तब वो रिजल्ट करेंगी। अगर आपने कहीं पर भी अपने डिसिप्लिन, अपनी कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब कर दिया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए, रोग कब आएगा? रोग तब आएगा जब आपको एक पर्टिकुलर नियम, पर्टिकुलर तरीके से फॉलो कर रहे थे और उसमें कोई डिस्टर्बेंसेस आ गए तो भी हमारे क्या आने लगी? बीमारी आने लगी। तो शनि छठे घर में बीमारी को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये बताता है, अगर हम कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि फॉलो करने हैं, जो डिसिप्लिन फॉलो करना है, अगर हम उसे नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। 8वां घर क्या है? 8वां घर बेसिकली आपका जो शरीर के अंदर से मल बाहर त्याग होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आपने डिसिप्लिन तरीके से खाना नहीं खाया, डिस्टर्ब किया अपने खाने की स्थिति को, क्योंकि यहाँ से बैठ के ये सेकंड हाउस हमारा जो मुख है उसको प्रभाव कर रहा है, तो आपका मुख से चल के पूरा का पूरा खाना पेट तक जा रहा है। वहाँ पे आपने जरा सा डिस्टर्बेंस किया नहीं तो उसका असर आपको समझ में आ जाता है। कहीं ना कहीं आपका पेट साफ होगा, नहीं होगा, ये सारी स्थितियों को कनेक्ट कर देगा। तो वहाँ पे भी किस चीज़ की ज़रूरत है? डिसिप्लिन की ज़रूरत है। क्या चीज़ खानी है, कितनी मात्रा में खानी है, कब खानी है, कैसे खानी है, जिसने उसको फॉलो किया उसका ये वाला हिस्सा भी ठीक ठाक जाएगा। इसके बाद शनि, आप 12वें की बात करें तो ये नींद का बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। नींद ढंग से आने के लिए इस हाउस का सेफ होना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये वाला भाव प्रभावित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो मान के चलिए कि व्यक्ति की जो नींद है वो डिस्टर्ब है। और अगर आपकी नींद ही डिस्टर्ब है तो आपकी बॉडी री एनर्जाइज नहीं हो पाएगी। और अगर बॉडी री एनर्जाइज नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को थका थका सा महसूस करेंगे, आपकी एफिशिएंसीज कम होने लगेंगी।
तो यहाँ पर सोने का भी एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की हम बात करते हैं बचपन से, बड़े होने के बाद भले भूल जाते हैं कि 10 बजे सो जाना चाहिए, 8 घंटे नींद होनी चाहिए, ये और वो, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन की बात है। तो शनि उसको भी कंट्रोल करता है, और 12th हाउस इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपकी नींद देखी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रहों को एक एक करके बिठाता हूँ। दूसरा एक पॉइंट समझ लीजिए, ये खर्च को भी दर्शाता है, ठीक है, और चिंताओं को भी दर्शाता है। नींद नहीं आएगी तब जब चिंता होगी, और खर्च पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। खर्च आपने अपने आप पे किया तो आप उसको भोगते हो, खर्च अगर गलती से गलत तरीके में हो गया तो उसको नुकसान कहते हो। तो 12th हाउस खर्चे के मामले में कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। खर्चा आपके अपने ऊपर हुआ, आपको पसंद आया तो भोग है, खर्चा ऐसा होगा कि आपको पसंद नहीं आया तो नुकसान है। लेकिन उससे हटके 12th हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ एस्पेक्ट से हमारी नींद है, अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो हमारी नींद डिस्टर्ब कर देगा। अब यहाँ पे एक एक करके ग्रह लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य, जो कि यहाँ पर बैठे तो बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। अगर यहाँ पे सूर्य बैठता है तो फिर वो परिवर्तन ही कर ले, ये अच्छी कंडीशन होगी। अगर सूर्य 12th हाउस में बैठ रहा है तो वो सूर्य कहीं पे भी परिवर्तन करे तभी ठीक है। अमित शाह जी की कुंडली उठाइएगा, यहाँ पे शुक्र की राशि और यहाँ सूर्य का भाव, ठीक है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं जो एक परिवर्तन योग है उसने चीज़ों को संभालने की कोशिश की हुई है। लेकिन सूर्य जब कभी भी 12th हाउस के साथ कनेक्ट होता है, सूर्य जब कभी भी 12th हाउस के साथ कनेक्ट होता है तो ध्यान रखिएगा कि वो उसके लिए मरण कारक स्थान हो जाता है, मरण कारक स्थान। ऐसी स्थिति में सूर्य के जो तत्व हैं उनमें थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है, और वो जिस भाव का स्वामी है वो भाव भी थोड़ा सा पीड़ित होने लगता है। स्पेसिफिकली ये बात सिर्फ और सिर्फ सूर्य को लेकर के है। सूर्य अगर 12th हाउस में आया तो वो उसके लिए मरण कारक स्थान है। ऐसे स्थिति में सूर्य के कारक तत्वों को प्रभाव देखना पड़ता है। आपका मान सम्मान, रिस्पेक्ट, इसको प्रभाव देखना पड़ता है। फादर से जुड़ी हुई चीज़ों में प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ सूर्य जिस भी हाउस का स्वामी बनेगा उस कुंडली में, उस पर भी उसका प्रभाव लाजमी हो जाता है। इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर सूर्य की प्लेसमेंट शनि को पूरी ऊर्जा देने संभालने में लग जाती है। सूर्य शनि की तुलना में नैसर्गिक बलवान ग्रह है, इसीलिए सूर्य की आधी से ज़्यादा ऊर्जा सिर्फ शनि को संभालने में लग जाती है, और उस भाव के अंदर सूर्य अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते। ठीक है, इस कारण से स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर हाउस में जब सन आया है तो फादर के साथ रिलेशंस में या फिर कहीं ना कहीं खुद के रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करते हुए व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। अब मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा का यहाँ पे बैठना ये भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती। बस इस पॉइंट तक ठीक है कि वहाँ पे जल तत्व राशि पूरे का पूरा समंदर बैठा हुआ है 12 नंबर के लिहाज से, वहाँ के लिए चंद्रमा ठीक है। लेकिन क्या होगा, चंद्रमा की ऊर्जा अब शनि की तरफ जाएगी, चंद्रमा की ऊर्जा अब शनि की तरफ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा पॉजिटिव प्लैनेट माना जाता है। कंडीशन क्या बनती है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस या अजीब सा मन में भय, ये भी यहाँ पे पैदा होने का एक रिस्क रहता है। ऐसी कंडीशन में वहाँ पर राशि को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर बहुत ही चंचल राशियों में 4 नंबर की राशि है, वहाँ पे बैठ गया है तो काफ़ी ज़्यादा बहुत एक इमोशनल डिस्टर्बेंसेस दिखाने की भी कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन में यहाँ पर चंद्रमा कहीं ना कहीं इमोशंस है, वो अपनी ऊर्जा शनि को दे रहा है और 12वें भाव में दे रहा है। तो मैंने पहले ही कहा यहाँ पे चिंताएं बढ़ती है, इमोशनली बहुत ज़्यादा चिंताएं बढ़ाने की स्थितियाँ भी बना सकता है। जिस भी भाव का स्वामी होगा उस पर्टिकुलर भाव से जुड़कर कोई ना चीज़ खर्च ऐसी स्थितियाँ दिखाने की कोशिश करता है। क्योंकि ये बेडरूम हो जाता है आफ्टर मैरिज, और यहाँ पे चंद्रमा की प्लेसमेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में बैठता है, जिस भी नक्षत्र में बैठता है, उस भाव उस नक्षत्र से ऊर्जा पा रहा होता है और काम करता है। ऊर्जा तब मिलती है जब किसी चीज़ में कुछ कमी है, तब हम उसके प्रति आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर कोई भी चंद्रमा जब कभी भी किसी पर्टिकुलर हाउस में देखें तो समझिएगा उस पर्टिकुलर हाउस की चीज़ आपको इन्फ्लुएंस कर रही है आगे बढ़ने के लिए। अब ये चंद्रमा यदि 12th हाउस में बैठा है तो ऐसी कंडीशन में वो इन्फ्लुएंस किसको करेगा, किससे होगा, तो इन्फ्लुएंस करेगा खर्चों को। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार बहुत ज़्यादा तेज़ी से खर्च करते हुए नजर आते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार विदेशों से जुड़ के काम करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करने लगता है। ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, इसका थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव मैरिज लाइफ के अंदर देखने में मिला है, जहाँ पर कि पार्टनर्स के साथ
जो एक तालमेल होना चाहिए काइंड ऑफ बेडरूम के अंदर जो कपल्स के बीच में रिलेशन होने चाहिए, उसमें थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल जाया करते हैं चंद्रमा की इस प्लेसमेंट से। तो उस एरिया में प्रभाव नेगेटिव है। नींद के ऊपर भी प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन मोक्ष त्रिकोण के ग्रह होकर मोक्ष त्रिकोण में बैठे हैं तो वहाँ के लिए ओके, बट राशि में अगर चंद्रमा गड़बड़ा गया तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाया करती है। इसके बाद यहाँ पे यदि मंगल की बात करें, मंगल ऊर्जावान ग्रह है, साहसिक ग्रह है, शनि को यहाँ पे भी एनर्जी देगा। यहाँ पे जब मंगल शनि को एनर्जी देता है तो व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होने की संभावनाएं दिखाने लगता है। मंगल के तत्व जो है वो खर्च होने वाली स्थिति में आए हैं। मंगल का सबसे बड़ा तत्व ही पराक्रम है, आपका साहस है। तो व्यक्ति को यहाँ पे अपने जीवन में सबसे ज़्यादा साहस और पराक्रम खर्च करते हुए देखा गया। और साहस पराक्रम का खर्च का अर्थ ये होगा कहीं ना कहीं बार बार ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ जहाँ पे व्यक्ति अपना पराक्रम दिखा सके, वो फॉर्मेशन दिखाने की कोशिश कर जाता है। यहाँ पे प्लेस हुआ मंगल सबसे ज़्यादा मांगलिक प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कहा ये आपके लिए बेडरूम भी है, ये आपके लिए निद्रा का भी भाव है, या आपके लिए चिंता का भी भाव है, या आपके लिए खर्चे का भी भाव है। मंगल जल्दबाज है, बहुत ही तेज़ी से खर्चा करने की कोशिश करेगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, बेडरूम का अगर वो हाउस है और उसको एक पृथकतावाद का ग्रह प्रभावित कर रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पे पार्टनर्स कई बार ट्रैवलिंग वाले होंगे, कई बार दोनों में आपस में बनने में मुश्किल होगी। ये चीज़ें वहाँ पे कई बार फॉर्मेशन दिखाने लगता है। अगर कुंडली में एक से ज़्यादा ग्रह किसी भाव में बैठे हों दोस्तों, तो उन ग्रहों के षडबल को देखिएगा, जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा बल होगा उस भाव पे उसकी चलने लगती है। ठीक है, तो मंगल के प्लेसमेंट के लिहाज से मांगलिक फॉर्मेशन भी आएगा, खर्च भी अचानक से जल्दबाजी से होने लगते हैं। जिस भी भाव से उसका संबंध है उसको लेकर हम कह लेंगे कि इस पर्टिकुलर हाउस से जुड़े हुए खर्चे या चिंताएं वहाँ पे बरकरार रहेंगी जीवन के अंदर। अगर बात की जाए मंगल की जगह यहाँ पे बुध बैठ जाए, बुध का ये फॉर्मेशन भी कोई अच्छा नहीं कह सकते, बस इतनी ही एक पॉजिटिव उम्मीद रहती है कि वो दिशा बल हासिल करने जा रहा है, इसलिए वो बलवान ग्रह होगा। बुध यहाँ बैठा है तो वो दिशा बल हासिल करने जा रहा है, इसलिए बलवान ग्रह होगा। भाव क्या देगा अपनी तरफ से? भाव आपको नींद तो दे नहीं देगा, भाव देगा चिंता। तो ऐसी स्थिति में बुध हमारी बुद्धि है और बुद्धि पे ही बहुत ज़्यादा चिंता है। यानी कि चंद्रमा जहाँ इमोशनल स्ट्रेस दिखा रहा था, वहाँ पे बुध यदि 12th हाउस में बैठा है तो मेंटल स्ट्रेस बहुत सा, यानी वाणी से ही स्ट्रेस दे देगा, वाणी से ही परेशान कर देगा। किसी ने कुछ कह दिया और इतनी सी बात को लेकर व्यक्ति का बिल्कुल दिमाग खराब हो जाए, ये स्थितियाँ पैदा करने लग जाएगा। कारण वाणी का कारक ग्रह है और फिर वो कहीं ना कहीं वहाँ पे बैठा है। खुद की वाणी के संबंध में बात करें तो 11वें घर में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो बुध है, व्यक्ति की अपनी वाणी तो बहुत अच्छी होगी, सभ्य होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन दूसरे की वाणी से वो दुखी होने लग जाएगा। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बुध हमारे लिए कहीं ना कहीं बच्चों जैसा ग्रह है और वो फिर चंचलता दिखाता है। चंद्रमा के बाद सेकंड ऐसा प्लैनेट है। अब दिमाग के अंदर की चंचलता मन के अंदर की चंचलता से ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग करते समय दिमाग एक जगह केंद्रित होना चाहिए। ऐसी स्थिति में दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं हो पाता और उसके कारण व्यक्ति एक साथ कई मोर्चों पे अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता है कि एक समस्या अभी खत्म हुई नहीं थी, 3 समस्याएं और सामने आके खड़ी हो गई। इस तरीके से यहाँ पे दिमाग जो है काफ़ी बढ़ के काम करने लगता है। इसको संभालें, उसको संभालें कि किसको संभालें, ऐसी परिस्थिति का सामना यहाँ करना पड़ जाता है। बुध का शनि से मित्रवत व्यवहार है, इस कारण से वहाँ पे शनि उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित तो नहीं करता, लेकिन आधे से ज़्यादा चिंताएं जो है वो शनि को संभालने में ही लगी हुई है, खर्चों को संभालने में लगी हुई हैं, चीज़ों को बैलेंस करने में लगी हुई हैं। ये देखने को मिलेगा जब कभी भी बुध आपको 12th हाउस के अंदर देखने को आएगा। तो पूरा दिमाग व्यक्ति का जो है वो खर्चों को संभालने के लिए, चिंताओं को ख़त्म करने के लिए ही इस्तेमाल होने लग जाता है। प्लेसमेंट से मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा, प्लेसमेंट से फिर भी ठीक है, क्योंकि एक घर आगे और बढ़ जाता तो बहुत बलवान हो जाता, दिशा बल हासिल कर लेता। लेकिन हाँ, चिंताओं में गिरी हुई बुद्धि है जिसको कि कोई ना कोई सपोर्ट किसी ना किसी तरीके से निकल के आके मिल ही जाता है। इतनी इंश्योरिटी हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि यह दिशा बल की तरफ आ रहा होता है। यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा डैमेजिंग कोई ग्रह हो जाएगा तो वो होगा आपका जुपिटर। सूर्य के बाद ये सेकंड ऐसा प्लैनेट है जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेजिंग कंडीशन ले लेगा। अब मैं यहाँ पे इसको डैमेजिंग कंडीशन क्यों कह रहा हूँ इसको समझ लीजिए। देखिए, गुरु अपने आप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बन के बैठा हुआ है किसी भी कुंडली के अंदर। उस अकेले ग्रह के पास बहुत सारे कारक तत्व हैं। ठीक है, सेकंड हाउस का कारक तत्व गुरु के हवाले देखा हमने, पंचम का कारक तत्व गुरु के हवाले देखा हमने। ठीक है, तो सेकंड हाउस, 5th हाउस, इसके तो सीधे सीधे कारक हो गए गुरु। तीसरी कंडीशन उठाइए, कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं हमारे भाग्य की, तो भाग्य के भी कारक हमने देखे गुरु, वो भी जाके वहाँ बैठ गए। 10वें में भी हमने कारक तत्व देखा था और 11वें का भी कारक तत्व देखा था। 1 2 3 4
और कहीं ना कहीं 5, इसके बहुत सारे हैं, इसको जोड़ दीजिए 1 2 3 4 और 5। तो इन पांचों के कारक तत्वों को लेकर एक ग्रह है और वो चिंता के घर में जाके बैठ गया। तो समझ लीजिए एक साथ 5 फ्रंट पे चिंताएं शुरू हो गई, एक पे नहीं हुई, 5 पे हो गई। वो भले उस भाव राशि का स्वामी है या नहीं है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। आप इतना मान के चलिएगा, कोई भी व्यक्ति और खासकर फीमेल चार्ट से तो करेला करवा नींद चढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो पति का कारक बन जाता है। संतान का कारक तो सबके लिए है, फीमेल चार्ट में वो पति का कारक भी बन जाएगा। उस कंडीशन में यदि गुरु 12th हाउस में बैठा हुआ मिल जाता है तो मान के चलते हैं कि वैसा जातक जातिकाएं अपने संचित धन और फैमिली को लेकर ही चिंतित है। पहली पॉइंट यहाँ पर गड़बड़ हो गई। बुध ऐसी चिंता नहीं देगा, गुरु दे देगा। क्यों? क्योंकि गुरु बहुत ही पॉजिटिव प्लेनेट है, जहाँ बैठ जाएंगे वहीं पर अपना आशीर्वाद लगा देंगे। अब गुरु का आशीर्वाद ही चिंताओं पे चला गया, एक प्रॉब्लम। गुरु सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्लेनेट है तो शनि को पूरी तरीके से पॉजिटिव करने में लग गया, ये दूसरी कंडीशन। फैमिली के अंदर की चिंता, सेविंग्स को लेकर की चिंता यहाँ पर पहले आ जाती है। संतान वाले भाव से देखिए, यहाँ से इसका संबंध 6-8 होता है, फिर संतान को लेकर भी ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा चिंतित मिलेगा, ये दूसरी कंडीशन खड़ी हो जाती है। तीसरी कंडीशन को देखेंगे, भाग्य से देखा जाए या धर्म के प्रति देखा जाए तो इसका सुख है, 4 घर आगे जाएगा। व्यक्ति ऐसे में धार्मिक हो जाता है, दानी हो जाता है, चैरिटेबल हो जाता है। इस लिहाज से कहूँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन आज की दुनिया में चैरिटी खुद का फायदा नहीं, दूसरे का फायदा करने के लिए होती है, तो वो वाली कंडीशन खड़ी हो जाती है एक। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं दसम से, तो दसम से 3 घर आगे बैठा है, अपने स्टेटस के लिए भी संघर्ष करता हुआ दिखता है ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर हाउस से 3 घर आगे, यानी साहस पराक्रम दिखाने की कंडीशन आती है। अर्निंग्स के लिहाज से 1 घर आगे बैठा हुआ है तो कमाएगा, लेकिन जो कमाएगा उसकी कमाई में भी चिंता का एक सबब बन जाता है, स्ट्रेस उसके अंदर भी आता है। खर्चे जो करता है व्यक्ति वो थोड़ा सा समझ के करता है, संभल के करता है। बस एक यही प्लस पॉइंट है कि गुरु वहाँ पे बैठता है तो अपने खर्चों को बहुत संभाल के करता है, ये एक प्लस पॉइंट है। इसको छोड़ दो तो बाकी के इतने सारे कारक तत्वों में से संतान और आपका संचित धन, ये 2 ही कारक तत्व अगर पीड़ित हो जाए तो आज की दुनिया में आधे लोग तो वैसे ही परेशान हो जाएंगे। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वो धर्म में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन सबको अपना बैंक बैलेंस, अपने एंजॉयमेंट, अपनी संतान, इस चीज़ को लेकर तो चिंता हमेशा रहेगी। उस लिहाज से गुरु को यहाँ बैठना सूर्य से भी ज़्यादा खतरनाक डैमेजिंग कंडीशन दे लेता है, क्योंकि इसकी चिंता पूरी ज़िंदगी निकाल देता है इंसान इसी में। ये वाला फॉर्मेशन थोड़ा सा उस मामले में नेगेटिव कहा जाएगा, ठीक है। तो जुपिटर की प्लेसमेंट यदि यहाँ पर आ रही है तो ये फॉर्मेशन इस तरीके से काम करता हुआ नजर आता है हमेशा ही। अब मान लीजिए यहाँ पे गुरु की जगह शनि खुद बैठ जाए, शुक्र को यहाँ पे मैं आखिरी में लूँगा, राहु केतु की भी बात लूँगा। यहाँ पे मान लीजिए शनि बैठ जाए, इस स्थिति को हम फिर भी अच्छा कह लेते हैं कि शनि जो है वो कुंडली के 12वें भाव में बैठा है, ठीक है। नींद से संबंधित परेशानी तो यहाँ पर भी होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे चिंताएं जो है ऐसा व्यक्ति करता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शनि जो है कर्म कारक ग्रह, वही जाके 12वें भाव में बैठ गया। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे नींद प्रभावित हो, चिंताएं बनी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। स्पाइट की वो वहाँ का कारक ग्रह है, फिर भी कारक अपने भाव में बैठा है तो उस प्रभाव को लेके बैठेगा, तो वो चीज़ें वहाँ पे होंगी। प्लस पॉइंट क्या बनेगा, अब इसको समझना है। शनि यदि 12वें घर में बैठा है तो किस चीज़ में पॉजिटिविटी दिखाएगा? देखिए, पहली कंडीशन नींद वाली चीज़ को तो डिस्टर्ब करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बीमारी का कारक है और ऐसे लोगों को नींद में कहीं ना कहीं अड़चनें, बाधाएं रहती हैं, रात की नींदें उठाने का काम यहाँ पे भी करता है। तो सीधे सीधे इस बात के लिए कि वहाँ पे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना आवश्यक हो जाएगा अगर शनि 12th हाउस में आ गया तो। अगर 12th हाउस में शनि बैठा है और आपने अपने जीवन में डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया तो फिर आपकी ज़िंदगी की पूरी बैंड बजा देगा वो अकेला बैठा बैठा। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, वो एक्चुअल में अपने दिशा बल को खोने जा रहा है, अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को खोने जा रहा है। जैसे ही वो लगन में आया नहीं कि उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ चली गई। बुध को लगन में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ थी, शनि को नहीं है, तो वो कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, पहली चीज़। और किस चीज़ में कमी आ गई है? हमारा जो एक्टिवनेस होगी ना, बॉडी की एक्टिवनेस, ये उसको प्रभावित करने की कोशिश करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शनि यदि यहाँ पर बैठ गया तो इसके बैठ जाने मात्र भर से आपकी कुंडली के 3 बड़े भाव हिल जाएंगे एक झटके में। 3 बड़े भाव कैसे हिल जाएंगे? अब देखिए, शनि यदि यहाँ बैठ जाए तो अपनी तीसरी दृष्टि लगा देगा आपके 2nd हाउस के अंदर, अपनी 7वीं दृष्टि लगा देगा आपके 6ठे भाव के अंदर, और अपनी 10वीं दृष्टि जब वो लगाएगा तो वो लगा देगा आपके भाग्य के अंदर। और एक बार ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि शनि जहाँ बैठ के जिन 3 घरों पर दृष्टि दे देता है, उन 3 पूरे घरों की ऊर्जाओं को खींच लेता है उस भाव के लिए जिस भाव में वो बैठा होता है, ठीक है। शनि के साथ यही एक वैसे कंडीशन है जिसको कि लोग समझ नहीं पाते।
शनि की दृष्टि देती नहीं है, शनि की दृष्टि खींच लेती है। क्यों? क्योंकि शनि जो है जिस भाव में बैठता है ना, उसको बलवान करता है उन भाव से जिन भाव पे वो दृष्टि दे रहा होता है। यहाँ पे इसका रिवर्स फैक्टर है। जुपिटर दृष्टि दे के बढ़ाता है, वो फैलने वाली दृष्टि है। शनि के पास जो दृष्टि है ना, वो दृष्टि खींचने वाली दृष्टि है। एक ब्लैक होल है, एक ब्लैक बॉडी है शनि। शनि एक ऐसी ब्लैक बॉडी है जिसके अंदर चीज इस तरफ को आती है। जुपिटर जैसी बॉडी जो है वो क्या है, वो बाहर की तरफ भेज रही है। तो अंदर की तरफ जब आएगा तो सेकंड हाउस से, सिक्स्थ हाउस से और नाइन्थ हाउस से होकर चीजें आएंगी। भाग्य से खींच रहा है या पिता से खींच रहा है, ये कंडीशन बनेगी यहाँ पर। फादर के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्मा कराने की कोशिश भी कर सकता है, हायर लर्निंग्स के ऊपर भी कर्मा कराने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वहाँ से 10th हाउस फॉर्मेशन आ गया यहाँ पर। लंबी यात्राओं के कर्मा भी कराने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि 9th हाउस लंबी यात्राओं में से एक देखा रहता है, इनको प्रभावित कर देगा वो। ठीक है, तो पहली चीज़ इधर से जुड़ी हुई चीज़, आपकी हायर लर्निंग, आपके फादर आपके भाग्य से चीज़ों को खींच के ले जा रहा है। कहाँ पर? आपको 12th हाउस की तरफ, खर्चों की तरफ। यहाँ पे अगर उसने तीसरी दृष्टि लगाई है सेकंड हाउस के ऊपर, तो आपके संचित धन, आपके कुटुंब, आपकी फैमिली, जो कि पेरेंटल फैमिली है, मैरिज के पहले की फैमिली है, वहाँ से जुड़ी हुई चीज़ों के अंदर भी बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स कुछ ना कुछ लगा के फिर परेशान कर देगा। ठीक है, परेशानी आने की तो हज़ार वजह बन सकती है। आपकी सेविंग्स, आपकी पेरेंटल फैमिली, वहाँ से वो परेशान करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे बैठ के उसने दृष्टि दी है छठे घर के ऊपर। छठा घर हम देखते हैं हमारे दैनिक दिनचर्या के लिए, छठा घर हम देखते हैं हमारे रोजमर्रा के कामों के लिए, हमारे सर्विसेज के लिए। तो ऐसी कंडीशन में शनि की दृष्टि वहाँ पे आपकी सर्विसेज, आपकी जॉब, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिखाने लगती है, और वो कर्मकारक ग्रह हो जाता है। उस फॉर्मेशन के साथ वो आगे बैठा है। इसके पर्टिकुलर कंसिडरेशन में देखेंगे तो 3 घर आगे बैठ जाएगा, साहस पराक्रम की स्थिति लगानी पड़ जाएगी। ऐसे फॉर्मेशन में शनि वहाँ पे बैठता है तो वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर डिसिप्लिन की मांग करता है, और उस डिसिप्लिन को मेंटेन करते समय वो टेस्ट करता भी है ना। तो जब वो टेस्ट करता है तो कभी फादर से कनेक्ट करके टेस्ट कर देगा कि अब आप बाहर हो और पिताजी कहीं और पे हैं, वहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करिए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सेविंग्स और आपकी फैमिली लाइफ के अंदर की चीज़ों में कोई ना कुछ चीज़ें चली जा रही हैं, वहाँ पे आपको निकल के काफ़ी ज़्यादा मैनेज करना पड़ रहा है। सर्विस एरिया के अंदर या डेली रूटीन्स की चीज़ों के अंदर प्रभाव आ रहा है, उसमें से चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ रहा है। हो क्या रहा है कि इन तीनों घरों की ऊर्जा खींच कर टेंशन देने जा रही है। यहाँ पर ये एक नेगेटिव प्रॉब्लम देखने को मिल जाया करती है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन जो है थोड़ा सा चैलेंजेस है, बट प्लस पॉइंट क्या है अगर ये पूछेगा कोई, तो मैं यही बोलूँगा, खर्चों के मामले में शनि जो है वो धीमी गति से खर्च कराने की कोशिश करता है, हाथ बांध करके खर्च करने की कोशिश करता है। जब शनि का संबंध 12th हाउस के साथ देखने को मिलता है तब उतना ही बस वो पॉजिटिव रहता है। इसके बाद अगर बात करें, पहले राहु को ले लेते हैं। राहु इस भाव में बैठे तो कहना ही क्या है ना, अगर राई नहीं है तो पहले राई बिछाएगा और उसका ही पहाड़ बना देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि राहु इमेजिनरी प्लेनेट है, इमेजिनरी प्लेनेट होकर वो वहाँ जाके बैठा है, और उस भाव में बैठ के उसका 2 रोल आ जाता है। पहला रोल तो ये कि उस भाव के स्वामी की तरह ही काम करेगा। तो भाव में भाव का स्वामी बैठा है तो भाव ठीक ठाक स्थिति में, और उसके अंदर राहु यानी कि अपनी ही छिपी हुई चीज़ें दे देगा। ऐसे फॉर्मेशन में जब राहु 12th हाउस में बैठा हुआ दिखा तो नींद में अजीबोगरीब सपने भी शुरू हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे फॉर्मेशन में नींद में अजीबोगरीब सपने भी शुरू हो सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, राहु का काम है चीज़ों को बढ़ा देना। टेंशन के भाव में बैठा है, टेंशन बढ़ा देगा। एक तरफ से पॉजिटिव वहाँ पे कह लेंगे जहाँ पर कि विदेश की तत्व की बात है, विदेश के तत्व में कहीं ना कहीं व्यक्ति जुड़ के काम कर सकता है, ये एक प्लस पॉइंट आता है, क्योंकि राहु से हम विदेश के कारक पॉइंट को देखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में खर्चे जो हैं या बाहर के व्यापार जो हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के लिए राहु पॉजिटिव हो जाता है। अन्यथा यहाँ पर राहु बस छोटी सी चीज़ हुई नहीं कि उसको इतना बढ़ा के दिखाएगा कि आप समझ नहीं सकते। 2 घंटे सोना है बोल के 12 घंटे सो जाए तो कोई बड़ी बात ना होगी, क्योंकि वो सपनों में जी रहा है ऐसा व्यक्ति कई बार अक्सर। राहु माया है, भ्रम की स्थितियों को दर्शाता है, इसलिए राहु का 12th हाउस में होना थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है, नहीं तो हमारी इच्छाएं हमसे बेफिजूल खर्चे भी करा देती हैं और हमें चिंता, टेंशन भी देने लगती हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ें जो लोग सोच के परेशान होते हैं वो कहीं ना कहीं 12th हाउस के राहु में देखने को जरूर मिलता है। चीज़ें सामने से क्या है उसकी रियलिटी से ज़्यादा वो उसकी इमेजिनरी कंडीशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करते हैं। उस भाव में बैठ के उस भाव के स्वामी की तरह बिहेव करता है, वहाँ तक ओके, लेकिन 50% प्रॉब्लम दे देता है। इसके बाद भी राहु को इस हाउस के अंदर में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं कह सकता, क्योंकि विदेश से जुड़ी चीज़ों के तत्वों के लिए फिर भी ठीक है। हाँ,
अगर राहु का फॉर्मेशन 12th हाउस में है और दूसरे ग्रहों से पीड़ित प्रभावित हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि राहु, अभी ये आइडियल केस ले रहा हूँ, आइडियल केस में जैसे ही वो दूसरे ग्रहों को ले ले, चंद्रमा को ले ले, फिर तो इमोशनल भी करेगा, तो वो जो मिक्सचर बनेगा ना, वो मिक्सचर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इस कंडीशन में राहु अगर ग्रहों के साथ बैठा है तो उन ग्रहों के तत्वों को भी और बढ़ा बढ़ा के हमें चिंताएं देने की कोशिश करने लगेगा, फिर वो नेगेटिव कंडीशन बन जाएगी। अकेला बैठा है तो समझ जाएगा, लेकिन अकेले से दुकेला भी हो गया तो फिर उस राशि स्वामी से हट के अगर कोई दूसरे ग्रह के साथ गया तो वो भयंकर तरीके से उसके प्रभाव डिफरेंट करने लगेगा, डिस्टर्ब करने लगेगा। यहाँ पे अगर केतु की प्लेसमेंट आ गई तो केतु मोक्ष त्रिकोण के लिए अच्छा है, केतु मोक्ष त्रिकोण के लिए अच्छा है। शनि के ऊपर उसका प्रभाव जब हम देखेंगे तो उसको कंट्रोल कर रहा है, क्यों? क्योंकि केतु जो है वो चीज़ों को खींचने की कोशिश करता है अपनी तरफ, तो शनि के तत्व प्रभाव को भी खींचने की कोशिश कर लेता है। फॉर्मेशन में कई बार व्यक्ति सन्यासी टाइप का होने लग जाता है, ठीक है, लेकिन अब इसका दूसरा साइड भी है, उस एस्पेक्ट को देखिए। केतु एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा होती है दोस्तों। केतु की ऊर्जा का अर्थ है कि वो पर्टिकुलर चीज़ जो किसी को किसी भी परेशानी से बाहर निकाल सके। ये स्टेटमेंट इस आधार पे दे रहा हूँ कि मत्स्य अवतार में जो मछली के रूप में अवतार लिया गया है वो किसी पर्टिकुलर फैमिली को पूरे जो जल तत्व पूरे के पूरे अतः सागर में से बाहर निकालने की कोशिश, यानी कि मन के अंदर आने वाली जितनी भी दुविधाएं हैं, जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस धरती की तरफ खींच के बांधती है, केतु के अंदर शक्ति है उससे बाहर निकाल के ले जाने की। इसलिए कहीं ना कहीं केतु इस मामले में पॉजिटिव है कि वो माया जाल में उलझे बिना एक सही सॉल्यूशन निकाल सकता है। उस लिहाज से केतु का फॉर्मेशन जब 12th हाउस के साथ जुड़ रहा है तो व्यक्ति में एक दिव्य शक्ति हासिल है उस व्यक्ति के पास कि वो अपनी किसी भी चिंताओं का हल बहुत ही बारीकी से सॉर्ट आउट कर सकता है। इस लिहाज से 12th हाउस का केतु अच्छा है कंपेयर टू बाकी प्लैनेट से। वो उस भाव को कहीं ना कहीं पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। ऐसे फॉर्मेशन में शनि का वहाँ बैठना भाव की चीज़ों को डिले करता है, देर से करता है, फिर खोलता है। तो यहाँ पर केतु और शनि को अगर मैं तुलना करूँ तो केतु उससे ज़्यादा बेहतर कंडीशन है कि वो चीज़ों को दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब इसका दूसरा साइड क्या है? इसका दूसरा नेगेटिव साइड वहाँ पे खड़ा हो जाएगा जहाँ पे ये वैवाहिक जीवन की बात होगी, क्योंकि मैंने अभी आपसे ये भी कहा कि वो आपके लिए बेडरूम है। ऐसी कंडीशन में क्योंकि वो ग्रह वहाँ पे बेडरूम को दर्शा रहा है और वो भी एक तरीके से विच्छेद करने वाला, पृथकता देने वाला ग्रहों में एक बलवान ग्रह है। ऐसी स्थिति में मैरिज लाइफ के अंदर जो कपल्स हैं वो साथ में कभी कभी सो भी नहीं पाते। एक की जॉब इधर है तो एक की जॉब दूसरे देश में, तो कहीं ऐसी वैसी कंडीशनें देखने को मिल सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा वो हिस्सा प्रभावित हो जाया करता है। उस पॉइंट से मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा नहीं है, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना हो ऐसे व्यक्ति के पास तो वो बहुत अच्छा है। जैसे कि रिसर्च साइंटिस्ट हो व्यक्ति, किसी तरीके का काम कर जाएगा, वो फॉर्मेशन सपोर्ट हैंड दे जाएगी केतु की प्लेसमेंट से। तो आप समझ जाइए किसके लिए अच्छा, किसके लिए खराब। अगर वैवाहिक जीवन के नज़रिए से देख रहे हैं तो नहीं, लेकिन हाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व से देख रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात कह सकते हैं। अब बचता है आखिरी एक ग्रह जिसको यहाँ बैठा हुआ माने तो लोग बहुत खुश होते हैं कि बस मेरा तो शुक्र 12वें में आ गया, मैंने तो ज़िंदगी में सारी जंग जीत ली। शुक्र ग्रह अगर 12वें घर में बैठ जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मिक्स रिजल्ट देने की कंडीशन बनाने लगता है। ध्यान रखिएगा, एक तरफ से वो अच्छा है और दूसरे तरफ से खराब। अच्छा किस हिसाब से है? क्योंकि शुक्र भोग को दर्शाता है, ठीक है, कारक तत्व के लिहाज से शुक्र भोग को दर्शाता है। उस नज़रिए से सेकंड हाउस का लॉर्ड अपने से लाभ भाव में बैठा हुआ मिलता है। कब? मेष लगन में। अगर लगन बदल जाए तो ये कंडीशन उतनी वैसे नहीं मानी जाती जितने कि वो मेष लगन में है। सेकंड हाउस का स्वामी अपने से 11वें बैठा है, ये स्टेटमेंट सिर्फ मेष लगन पे ठीक है। इससे हट जाए तो यहाँ का स्वामी हमेशा सेकंड लॉर्ड रहे शुक्र, ऐसा नहीं होगा। लेकिन किसी भी लगन कुंडली के अंदर शुक्र का कारक तत्व क्या है? शुक्र का कारक तत्व तो 7वें से है सभी कुंडलियों के अंदर। अपने इस तत्व से ये षाष्टक होकर बैठ जाता है, ठीक है। तो मेष लगन के लिए बस इतना अच्छा है कि इनको संचित धन का लाभ होने लगता है। बाकी किसी भी कुंडली किसी दूसरे लगन के अंदर वो संचित धन का लाभ उस प्रचुर मात्रा में नहीं आएगा। लेकिन नेगेटिव क्या पड़ रहा है? वैभव तो बढ़ेगा, वैभव को लेकर चिंताएं भी होंगी, ठीक है। और वैभव को लेकर चिंता की कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि अगर वो आपके पास आ रहा है तो आप तो उसको एंजॉय करते हो। प्रॉब्लम आ जाती है, वो आती है मैरिज लाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप का घर है और ये मैरिज का कारक ग्रह में से एक ग्रह है, जिसके कारण यह इस भाव से 6-8 हो जाएगा। कभी भी जब इस भाव से 6-8 होगा तो वैवाहिक जीवन के अंदर डिस्टर्बेंसेस आने लगेंगे
और शुक्र कहीं ना कहीं दूसरी ऊर्जाओं को भी, हमारे शरीर के अंदर वीर्यों को भी, रसों को भी नियंत्रित करता है, सेक्सुअलिटीज को भी नियंत्रित करता है। ऐसे फॉर्मेशन में अगर यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गया और इस शुक्र को चंद्रमा या बुध जैसे ग्रहों ने साथ दे दिया, चंद्रमा या बुध जैसे ग्रहों ने साथ दे दिया, तो फिर वो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर जाएगा। बात को समझिएगा, ये थोड़ा सा क्रूशियल मैटर बन जाता है जब शुक्र 12वें भाव में जुड़ जाए या शुक्र का संबंध 12वें भाव के स्वामी के साथ भी अगर होता है, तब इन दो कंडीशनों में बहुत सावधान संभलना पड़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस फॉर्मेशन में वेल्थ मेकिंग के लिए तो वो बहुत अच्छा भागेगा, खूब पैसा बनाने की कोशिश करेगा वहाँ पे, क्योंकि खर्च में बैठा है ना, चिंताओं में बैठा है, तो पैसा होगा तब तो पैसे की चिंता होगी, तो वैभव के लिहाज से तो अच्छा है। लेकिन वैवाहिक जीवन और साझेदारी के लिहाज से 6-8 है, तो जब वैवाहिक जीवन में चुनौतियाँ शुरू होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर शुक्र यहाँ पर चंद्रमा या बुध जैसे ग्रहों से प्रभावित हो गया, जो बहुत तेज़ी से अपना माइंडसेट बदल सकते हैं, तो उस कंडीशन में वो आपको दूसरे तरह की चीज़ों की तरफ भी खींच के ले जा सकता है। ठीक है, तो उस फॉर्मेशन में शुक्र की प्लेसमेंट यदि यहाँ है, तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल कंडीशन ये है कि व्यक्ति को अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट बनाना बहुत स्ट्रांगली आवश्यक हो जाएगा। इसको ऐसे मत ले लीजिए कि शुक्र यहाँ बैठा है तो हमने किसी के कैरेक्टर के ऊपर सवाल करें, नहीं, कैरेक्टर के ऊपर सवाल लेंगे, इस बात को समझिएगा। इसलिए मैंने शुक्र को सबसे आखिरी में लिया। शुक्र यहाँ बैठा है तो हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति की इच्छा है वहाँ जाने की, व्यक्ति की परिस्थितियाँ उसको क्रिएट करें। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये चार्ट फॉर्मेशन है, चार्ट फॉर्मेशन में जब यहाँ से शुक्र का तत्व इसे प्रभावित कर रहा है, तो इस व्यक्ति को नहीं, इसके साथ जुड़ने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, शुक्र का संबंध कुंडली के अंदर यदि 12th हाउस या 12th हाउस लॉर्ड से आ रहा है, तो जिसकी कुंडली है उसको पहले छोड़िए, उससे साथ जो व्यक्ति जुड़ने वाला है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पावर प्रेशर है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अगर डिस्टर्ब रहेगा, वो डिस्टर्बेंस करेगा, तब ये वाला व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ये व्यक्ति खुद से कहीं आगे नहीं जा रहा, वो शुक्र उसको वैसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा। शुक्र परशुराम का रूप है, परशुराम का रूप जो है वो बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत ही मेंटेन्ड, वेल मेंटेन्ड रूप है। लेकिन अगर परिस्थिति में फोर्स किया जा रहा है, बार बार आप किसी चीज़ को फोर्स करोगे, तो जाहिर सी बात है सामने वाला व्यक्ति उसका रिएक्शन जरूर देगा। हर व्यक्ति का एक सब्र शक्ति होगी, जिस दिन उसकी सब्र शक्ति टूट जाएगी उस दिन सारी चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। तो ऐसे फॉर्मेशन में उस व्यक्ति की सब्र शक्ति जो है उसको मेंटेन कराने की जिम्मेदारी उस पर्टिकुलर चार्ट से ज़्यादा उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ जुड़े हुए उसके पार्टनर की ज़्यादा होती है। इस कारण से जब कभी भी ये फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्मेशन पार्टनर के अंदर आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैरिज के एस्पेक्ट में। अगर दोनों लोग एक दूसरे को मेंटली, इमोशनली और फिजिकली तीनों लेवल पे बाउंड कर पा रहे हैं, तो ऐसे फॉर्मेशन में व्यक्ति कहीं भी बाहर कदम ना रखेगा। लेकिन क्योंकि ये फॉर्मेशन 6-8 है, तो पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा सा फैक्टर क्रिएट होता है। और ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा भी अगर इमोशनल या माइंड प्लैनेट मर्क्यूरी या चंद्रमा ने प्रभाव दे दिया, तो फिर वो फॉर्मेशन गलत डायरेक्शन में खींचने की तरफ बढ़ने लग जाता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर कंडीशन में शुक्र को 12वें में जब हम कहते हैं, वो अच्छा है उस लिहाज से कि वो आपको धन, संपत्ति, वैभव दे रहा है जिसको कि आप खर्च कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे वो कंडीशन है। लेकिन नेगेटिव है इस लिहाज से कि अपने पार्टनर से साथ उस तरीके की बॉन्डिंग नहीं बनाने के कारण वो यहाँ वहाँ ढूंढने चला जाता है। क्योंकि मैंने अभी कहा ये 12th हाउस बेडरूम प्लेजर को दिखा रहा है और शुक्र बहुत ज़्यादा रोमांटिक प्लैनेट होकर उस चीज़ को खोजने की तरफ जा रहा है। तो शुक्र का फॉर्मेशन जब भी 12th हाउस से जुड़ा हुआ मिला, व्यक्ति का एक अलग ही रोमांटिक रूप सामने आ जाता है। ये फॉर्मेशन काम करते हैं। दूसरी कंडीशन जो कि ध्यान रखनी होती है वो ये कि शुक्र दैत्याचार है और वो शनि को वहाँ पर बहुत हद तक संभालने की कोशिश करेगा। तो शुक्र का यहाँ पे प्लेसमेंट शनि के तत्वों को तो किसी न किसी तरीके से संभाल लेगा, लेकिन जो इसका काउंटर एक्शन है, इसको समझिएगा, इसका जो काउंटर एक्शन है वो ये है कि शनि का जो दुख का तत्व है वो शुक्र की तरफ गया। तो गुरु और शुक्र दोनों के यहाँ बैठने में क्या चीज़ हुई, इन दो ग्रहों ने अपनी पूरी पॉजिटिविटी दे दी। ठीक है, चीज़ तो हमेशा न्यूट्रल होती है। जैसे नेटवर्क्स के अंदर हम बोलते हैं कि अगर चार्ज में +5 प्रोटॉन है तो -5 इलेक्ट्रॉन है और चीज़ें बैलेंस है। तो अगर इसने अपनी पॉजिटिविटी दी है तो इसने उतनी नेगेटिविटी अपने ले ली। इसीलिए जब 12th हाउस में शुक्र या गुरु बैठेंगे, ये भयंकर पॉजिटिव प्लैनेट है, ये अपनी सारी पॉजिटिविटी शनि को दे देंगे और शनि की सारी निगेटिविटीज़ जो है, दुख, दर्द, सब वो अपने अंदर ले लेंगे। ऐसी कंडीशन में शुक्र का जितना भी तत्व प्रभाव है वो दुख का कारण बन जाएगा।
उसमें से कारक तत्व ही प्रभाव है। कारक तत्व प्रभाव क्या बन जा रहा है? वैवाहिक जीवन। भोग का तत्व जो है वो फिर दुख का कारण बन जाएगा, क्योंकि वो भोग और विलासिता दिखाता है। तो वही विलासिता लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और अट्रैक्ट होने के बाद भी आपको सिर्फ मिसयूज कर दिया जाएगा। ये फॉर्मेशन 99% केसेस में काम करता हुआ नजर आता है। इसलिए बोलो, अगर कभी भी ये फॉर्मेशन, तो सीधे सीधे ये नहीं कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जाके चढ़ जाए कि नहीं इनका कैरेक्टर ये और वो। बहुत सारे लोग इस तरीके से वीडियोस को मिसयूज भी करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बात को ध्यान रखिएगा कि चीज़ें तब तक नहीं होती जब तक कि उसके लिए व्यक्ति को प्रवोक ना किया जाए। जिसका चार्ट है उससे ज़्यादा उसके साथ जुड़ने वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां बन जाती हैं जब कभी भी इस तरीके की प्लेसमेंट आती है। अगर इस फॉर्मेशन में पार्टनर ने 100% सपोर्ट कर दिया, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा, ये 6-8 का संबंध है, कोई ना कोई परिस्थितियां डिस्टर्बेंसेस का कारण बनेगी। अगर उससे निकल के व्यक्ति ने सपोर्ट कर दिया तो फिर इस फॉर्मेशन वाला व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन करके काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ की तरफ आगे बढ़ जाया करता है। तो ओवरऑल 12th हाउस के अंदर हम बात करें तो ग्रहों के ये प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलते ही मिलते हैं। 99% केसेस में शुक्र 12th में आया। अगर हमने ये क्वेश्चन किया कि बाहर किसी के साथ अफेयर है, तो आंसर 99 में यस आता है। सिर्फ एक केस आता है जहाँ पे कि वो उसको डिनायल मोड दे देता है। वो एक केस भी तब होता है जब यहाँ पे शनि की राशि और शनि का संबंध आ जाए, क्योंकि जब शनि शुक्र के साथ उस तरीके से जुड़ता है तो शनि अपनी ऊर्जा से उस ग्रह को नियंत्रित कर पाता है और फिर चीज़ें रुकती है, वरना ये मोस्टली एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली कंडीशन दिखाने लगता है। धन्यवाद।